Hello, good morning students. Today we are going to start our new chapter, that is political parties from civics, that chapter number 6. It means हम chapter number 6 सिविक्स से आपकी राजनीतिक विज्ञान से जो है अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजनीतिक दल और पॉलिटिकल पार्टीज। इस चैप्टर के अंदर आप जानेंगे कि हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ दे आर वर्क्स इन आवर कंट्री एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन डिफरेंट countries, how they are working in different areas, and how what is the difference between political parties at national level and regional level। क्या अंतर है उनमें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए उनको एक स्टेट पार्टी बनने के लिए और एक नेशनल लेवल की पार्टी बनने के लिए। तो ये जो है हम इस चैप्टर में आप जानोगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिटेल में जानोगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, किस प्रकार से किसी भी कंट्री के अंदर वो काम करती हैं, डेमोक्रेसी में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा कुछ जो आप इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। देयर आर टोटल 5 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट इज व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों होती है। नेक्स्ट वन इज़ हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए। नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज, इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टीज। एंड नेक्स्ट वन इज चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इज हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, पार्टीज़ को कैसे सुधारा जा सकता है। इट मीन्स अभी तक उनमें जो भी कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, उनमें कैसे सुधार कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इट्स मीनिंग, व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं। पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, बेसिकली बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में मैं कहूँ तो ये एक लोगों का समूह होता है, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, जिनका मकसद होता है चुनाव लड़ना, एंड होल्ड पावर्स इन द गवर्नमेंट, और साथ ही साथ जो वो पावर जैसे ही उनको मिल जाए वो पावर के साथ सत्ता में आना चाहते हैं। दे ट्राई टू परस्यू पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स, वे लोगों को जो है ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार से उनकी पार्टी जो वो बेटर हैं कंपैरिजन टू अदर पार्टीज, अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो सीधी सी बात है, राजनीतिक दल वो होता है, एक लोगों का समूह होता है जिसके अंदर लोग जो वो आपस में मिलकर इकट्ठा होते हैं और जिन सब का इंटेंशन होता है सत्ता में आना और सरकार को जो वो चलाना। तो पॉलिटिकल पार्टी ये होती है, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन दी गवर्नमेंट, जो कि लोगों का एक समूह होता है जो कि इकट्ठे इलेक्शन के माध्यम से जो वो सत्ता में आना चाहते हैं और सरकार में को चलाना चाहते हैं। तो ये होती है पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। भैया हमें इनकी ज़रूरत क्या है, यानी हमें राजनीतिक दल क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है इनकी। पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी, कहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर हम इजीली इनको कहीं पर भी जो देख सकते हैं। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर मोस्ट ओरिजिनली सिटीजन्स की हम बात करें तो डेमोक्रेसी जो हो वो इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज, वो इक्वल मिलेगी सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि मैंने बताया, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। दे ट्राई टू परस्यू पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। एंड पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो हम इसके 3 मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। लीडर्स वो स्पेशल जो है आपके नेता, जो कि इनके हेड होते हैं एक तरह से। फिर उसके बाद सेकंड जो कंपोनेंट है वो आता है आपका द एक्टिव मेंबर्स। इसके अंदर जितने भी काम करने वाले मेंबर्स हैं वो लोग जो एक्टिवली अपने पार्टी को दिनों दिन जो है वो आगे ले जाना चाहते हैं, वो लोग। एंड द फॉलोअर्स, फॉलोअर्स में आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके सराउंडिंग में कोई बीजेपी का फॉलोअर है तो उसकी पार्टी का कहीं पर भी जो है कहीं से भी उसकी पार्टी का कैंडिडेट एज ए इलेक्शन के अंदर खड़ा है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए जाएगा, अपने घर में भी जो उसको बढ़ावा देने के लिए जो तरह तरह की
ये अपने सराउंडिंग के लोगों से मिलेगा, रिलेटिव से मिलेगा, उनको बोलेगा कि वो उसी को वोट दें। तो इस प्रकार से फॉलोअर्स की एक लंबी तादाद जो वो हो जाती है जो डिफरेंट पार्टी में बिलीव करते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। नाउ हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका काम क्या है। ये तो अभी हमने देखा कि ज़रूरत क्या है भाई, वो करती क्या है, होती कैसी हैं पॉलिटिकल पार्टी। अब हम जानेंगे कि उनका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करती हैं किसी भी देश के अंदर। बेसिकली अगर मैं बात करूँ डेमोक्रेसी में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, यानी कि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। नंबर 1 कंटेस्टिंग इलेक्शन से। सबसे पहला तो इनका काम यही होता है भैया, चुनाव लड़ना है। अगला है पुटिंग फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेके आने हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि नई नई जो है स्कीम्स लेके आना, नए नए प्रोग्राम लेके आना, ये इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज का जो है उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कल को इन पॉलिटिकल पार्टीज जब इनका कोई भी एमएलए होता है, वो सत्ता में आता है, सरकार में को चलाने में उसका रोल होता है, तो कानूनों को बनाने में भी इन मेंबर का बड़ा ही हाथ होता है। नेक्स्ट है रन्स द गवर्नमेंट। रन्स द गवर्नमेंट, सरकार को चलाना। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब लोग ये चुन कर आते हैं सत्ता में तो सरकार को चलाने में भी इनका बड़ा हाथ होता है। सेव पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को सेव देना। इट मीन्स जनता को इन्होंने जिस काम के लिए बोला था, इट मीन्स हम जब सत्ता में आएंगे तो हम जो है अपने कामों को किस प्रकार से करेंगे, जनता की भलाई के लिए हम क्या क्या करेंगे, वेलबींग के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो उनको एक शेप देना, ये भी इनका ही काम होता है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मैंने अभी आपको बताया। नंबर 1 कंटेस्टिंग इलेक्शंस, पुटिंग फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, रन्स द गवर्नमेंट एंड सेव द पब्लिक ओपिनियन। ये डिफरेंट जो है इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। अगर हम आज डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं है बगैर पॉलिटिकल पार्टीज के। इन केस देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो कोई इलेक्शन नहीं होगा, और इलेक्शन नहीं होगा तो इंडिपेंडेंटली वो चीज़ जब नहीं हो रही, इलेक्शन नहीं हो रहे, तो आप कैसे कहोगे कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। और ऐसा नहीं होगा तो कोई लीडर नहीं चुना जाएगा, लीडर नहीं चुना जाएगा तो किसी भी प्रकार का वो कोई प्रॉमिस नहीं करेगा लोगों को कि वो किस प्रकार के चेंजेस लाएंगे जब वो सत्ता में आ जाएंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती हैं तो। सो दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मासेस। इस प्रकार से वो एक सरकार और जनता के बीच में लिंक का काम करते हैं। किस प्रकार से लिंक का? क्योंकि वो जनता को बताते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर जब वो सत्ता में आएंगे, नेक्स्ट ईयर्स के दौरान, तो वो क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं, तो वो ये जनता को बताएंगे। और जनता और साथ ही वो गवर्नमेंट को बताएंगे कि उनको जो हो सोसाइटी के वेलबींग के लिए ये काम करना है। तो इस प्रकार से वो एक मिडस्ट का काम करेंगे गवर्नमेंट के बीच में और जनता के बीच में। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी जो हो डिफरेंट काम करती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, क्या इनके काम है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। हम डिफरेंट कंट्रीज़ की भी इस बारे में बात करेंगे, अपनी खुद की इंडिया की भी बात करेंगे। एवरी कंट्री हैव लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कहता है हर कंट्री के पास बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम रजिस्टर्ड की ही बात करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है इलेक्शन कमीशन के पास। अब ये इलेक्शन कमीशन क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब होता है जहाँ पर भी इलेक्शन प्रोसेस जो भी होता है उनको रेगुलेट करने का काम सारा का सारा इलेक्शन कमिश्नर का होता है। इलेक्शन कमीशन जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका कि जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है, जिसके अंदर 3 मेन जो हो वो मेंबर्स होते हैं, एक चीफ होता है और 2 जो हो वो अन्य मेंबर होते हैं, जिसको आप चुनाव आयोग बोलते हैं। तो चुनाव आयोग के पास रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और अगर अभी हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उनके पास टोटल जो है वो छोटी बड़ी पार्टी मिला के जो वो 750 पार्टीज हैं। सम कंट्रीज हैव
वन पार्टी सिस्टम। कहता है कि कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर वन पार्टी सिस्टम है। जैसे कि वन पार्टी सिस्टम की मैं बात करूं तो जैसे चाइना हो गया, चाइना के अंदर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो वही काम करती है। मैंने आपको 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा अपनी एनसीईआरटी के अंदर कि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है वही सत्ता में आती है हर बार। अगर कोई दूसरी पार्टी खड़े होने की कोशिश भी करती है तो भी वो जो है वो गवर्नमेंट जो है नहीं बना पाती है, सत्ता में नहीं आ पाती है। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो वो काम करती है। तो इसीलिए इसको वन पार्टी, क्योंकि एक ही पार्टी जो वो काम करे इसलिए इसको वन पार्टी जो वो सिस्टम बोला जाता है। सम कंट्रीज हैव टू पार्टी सिस्टम लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम। यानी कि आप कहेंगे कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर टू पार्टी सिस्टम काम कर रहा है, जैसे कि यूके हो गया, यूएसए हो। तो टू पार्टी सिस्टम जो है वो यूके और यूएसए के अंदर मिलता है। जबकि मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करेंगे तो मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ इंडिया के अंदर पाया जाता है। हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है 7 जो है आपकी मेजर नेशनल लेवल की पार्टीज आप देखते होंगे और रीजनल पार्टी तो अनगिनत हैं। हमारे यहाँ अगर पूछा जाए कि इंडिया के अंदर कौन सा पार्टी सिस्टम काम कर रहा है तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो हमारे इंडिया के अंदर काम कर रहा है। टू पार्टी सिस्टम जो यूके और यूएसए में है, वहीं वन पार्टी सिस्टम जो वो चाइना में है। व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड एन अलायंस और फ्रंट। और ऐसे ही जब मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर बहुत सारी पार्टीज इकट्ठे मिलती हैं और चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं, तो ऐसे में वो अपना एक अलायंस, एक संगठन बना लेती हैं जिसको अलायंस और फ्रंट बोला जाता है। एग्जाम्पल एनडीए, आपने सुना होगा कि एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, यानी कि अभी नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है वो एक ग्रुप है, एक अलायंस है एनडीए का, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए राहुल गांधी वाली जो पार्टी है और उसके साथ और जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं उसको यूपीए बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इस प्रकार से इन्होंने इकट्ठे मिलकर ये पार्टी जो वो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं और जब जीत जाती हैं तो सत्ता जो वो चलाती हैं, सत्ता में आती हैं और अपना सरकार जो वो चलाती हैं। तो इस प्रकार से अभी फिलहाल हम मैं बात करूं तो यहाँ पर एनडीए की गवर्नमेंट जो वो चल रही है। इंडिया हैज़ इन्वॉल्व ए मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम होने का एक रीज़न ये भी है, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कल्चरली भी और जोग्राफिकली भी अगर आप देखें तो यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टीज। नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के अंदर आप क्या पढ़ेंगे कि नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय स्तर की पार्टीज कब बनती है, कब उनको राष्ट्र स्तर की पार्टी का दर्जा दिया जाता है, कब उनको स्टेट पार्टीज का दर्जा दिया जाता है, ये हम जानेंगे। कहते हैं कि नेशनल पार्टीज आर कंट्री वाइड पार्टीज, यानी कि पूरे देश के अंदर जो पार्टी काम करती है, विच हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, उनकी छोटी छोटी यूनिट होती हैं जो अलग अलग स्टेट के अंदर काम करती हैं, बट ऑल देयर यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो यूनिट है वो स्टेट में उनकी कोई और पॉलिसी होगी, सेंटर में कोई और पॉलिसी होगी, बल्कि इनकी जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो सबके सेम होते हैं। यानी नेशनल पार्टीज की ही बड़े लेवल के ऊपर, जैसे आपने कांग्रेस की पार्टी की सब यूनिट देखी होंगी, सब यूनिट अपने एरिया के अंदर, आपने बीजेपी की देखी होंगी, तो वो क्या है, वो वही हैं, यूनिट के रूप में काम कर रही हैं आपके एरिया के अंदर और उसी से जो है रिप्रेजेंटेटिव चुने जा रहे हैं, लेकिन उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम जो है वो सबके सेम होते हैं। ए पार्टी दैट सिक्योर्स, अब हम बात करेंगे कि नेशनल पार्टी एक पार्टी कब बनती है, यानी नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा उसको कब मिलता है। ए पार्टी दैट सिक्योर्स 6% of total votes in the Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states and win at least 4 seats in recognized as a national party। कहता है कि एक पार्टी जब 6% टोटल वोट, यानी जो टोटल वोट हुए हैं, टोटल वोट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी एरिया है, उस एरिया के अंदर जो वो 70% टोटल वोटिंग हुई, 70 हुई, 80 हुई, इससे ज़्यादा तो ऑलमोस्ट होती ही नहीं है, ठीक है। तो 70% वोटिंग हुई या 80 हुई या 60% वोटिंग हुई, उसका 6% वो भी लोकसभा इलेक्शन के अंदर और असेंबली इलेक्शंस के अंदर उसको 4 सीटें इन 4 स्टेट्स, यानी कि 6% वोट जो है लोकसभा इलेक्शन में उस पार्टी को मिलने चाहिए, या फिर असेंबली इलेक्शन के अंदर उसको 4 स्टेट्स के अंदर जो वो कम से कम
4 सीटें जरूर मिलनी चाहिए, यानी 4 सीटें अगर उसकी आती हैं असेंबली इलेक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल आपकी जो है मान लीजिए बीजेपी पार्टी होगी, ठीक है, अभी वो आप ये मत समझिए कि वो नेशनल पार्टी है, अभी समझ लीजिए कि बीजेपी पार्टी है और वो जो है पंजाब से खड़ी है, हरियाणा से खड़ी है, उसका जो कैंडिडेट है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आपका जो है यूपी, यहाँ से खड़े हैं और चारों से एक एक सीट, जहाँ से उनके कैंडिडेट खड़े थे चारों से एक एक सीट जो है उनको मिल जाती हैं। अब ऐसे में अगर ये मिल गई तो 4 सीट की रिक्वायरमेंट थी, 4 उनको मिल गई तो ये क्या बन गई, नेशनल पार्टी बन गई। जैसे कि उदाहरण के लिए INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, भारतीय जनता पार्टी, BSP हो गया, बहुजन समाज पार्टी, तो ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेट पार्टीज की। स्टेट पार्टीज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज रीजनल पार्टीज, इनको हम रीजनल पार्टी भी बोलते हैं। ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट, अब सीधी मैं हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई भी जो है पार्टी है, उस पार्टी का कैंडिडेट जो है वो खड़ा है और उस पार्टी को जो है हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली की 90 सीटें हैं, ठीक है, उसमें टोटल परसेंट वोट जो है वो कितने मिले, उन टोटल में से अगर उसको 6% वोट मिल गए एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज, और उसने 2 सीट कहीं ना कहीं, या तो उसने 6% वोट हासिल किए या फिर उसने 2 सीटें जीत ली कहीं से भी, तो उसे रीजनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। जैसे कि आपकी दुष्यंत चौटाला जी की जो पार्टी है उसको हाल ही में जो वो दर्जा मिल गया है। एग्जाम्पल के लिए आपकी ये बिल्कुल रिसेंट का है, इससे पहले और भी पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी रही है, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी रही है, DMK है, AIADMK है, लेकिन हरियाणा की मैं बात करूं तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये हो गया नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के लिए क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी पार्टी का दर्जा मिलने के लिए, यानी कब उसको जो है नेशनल लेवल की पार्टी बोला जाएगा, कब उसको स्टेट पार्टी बोला जाएगा। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। क्या चैलेंजेस रहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, यानी कि कौन कौन सी चुनौतियों का सामना जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज को करना पड़ता है। पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वट एवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो पार्टीज हैं आर द मोर विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज़ नेचुरल, कहते हैं कि नेचुरल है कि जो पीपल हैं ब्लेम पार्टीज फॉर वट एवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। जब भी कुछ भी गलत होता है डेमोक्रेसी के अंदर तो लोगों के द्वारा इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम किया जाता है। सो दे नीड टू फेस एंड ओवरकम द फॉलोइंग चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ऐसे में कंटिन्यू अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए जो है डेमोक्रेसी के अंदर उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर मैं 4 से 5 चैलेंजेस का यहाँ पर जो है वो उनको एक्सप्लेन करूँगी, जिनमें सबसे पहले आपका आता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सबसे पहली बात ये चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि आंतरिक स्तर पर उनके अंदर जो वो डेमोक्रेसी नहीं है। मीन्स जो पार्टी के मेंबर्स हैं वहाँ पर जो है उनको पूरे राइट्स नहीं दिए गए हैं। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनके हाथों में सारे डिसीजंस लेने की जो वो पावर होती है और वही लोग जो डिसीजन लेते हैं। आंतरिक रूप से पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि इक्वल राइट जो वो प्रत्येक मेंबर को दिए जाते हैं पार्टी के अंदर। नेक्स्ट आता है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है कि वंशानुगत उत्तरदायित्व या उत्तराधिकारी का जो वर्चस्व है वो देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज में। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो आपका जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, या फिर और जो पार्टी हैं आपके जैसे हरियाणा के अंदर भी आप इनेलो को देख सकते हो। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तराधिकार के लिए, यानी जो पार्टी है, पार्टी के अंदर जो वर्चस्व आएगा, जो डोमिनेट करेगा, वो पर्सन वंशानुगत चलता रहता है। पहले उसके फादर के बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, इस प्रकार से अदर जो मेंबर हैं चाहे भले ही वो क्वालिफाइड हो उनको मौका नहीं मिलता है। ये भी एक चैलेंज है, यानी कि वो क्वालिफाइड होते हुए भी अदर मेंबर्स को मौका नहीं दिया जाता है, भले ही वो कितना ही अच्छा काम कर रहे हो। नेक्स्ट आता है मनी एंड मसल पावर्स। मनी एंड मसल पावर्स यानी कि गुंडागर्दी जिसको आप कह सकते हैं, पैसा, रौब दिखाना, गुंडागर्दी करना, डंडे के जोर पर जो वो
जो है पार्टी का लीडर बनना, ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से ये भी एक सबसे बड़ा जो वो चैलेंज है डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। नेक्स्ट आता है मीनिंगफुल चॉइस टू दी वोटर्स। ये भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो भी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है तो उसके लिए कि क्या मीनिंगफुल चॉइस, यानी कि ऐसा क्या हो जिससे कि रिप्रेजेंटेटिव को देखकर वोटर जो उससे अट्रैक्टिव हो और उसको वोट देते हुए बिल्कुल भी जो वो झिझक ना करे, उसको ऑटोमेटिक जो वो वोट दे दे। तो मीनिंगफुल चॉइस टू दी वोटर्स, तो ऐसे में जो वोटर्स हैं वो भी बड़े ही सेंसे में रहते हैं कि आखिरकार वो अपना वोट किसको दें, कौन सी पार्टी को दें, कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी पॉलिसीज जो है किसकी अच्छी हैं। तो ये सारे बहुत सारी जो हैं वोटर्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, तो एक मीनिंगफुल चॉइस जो उनको नहीं मिल पाती है। तो ये भी चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। नेक्स्ट आता है करप्शन, भ्रष्टाचार। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो भ्रष्टाचार बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। इवन आज हम देखेंगे कि ऐसा कोई भी जो फील्ड नहीं बचा हुआ है जहां पर आपको भ्रष्टाचार देखने को ना मिले। तो एक तरह की ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो वो फेस कर रहे हैं, चुनौतियां हैं जिनका सामना उनको कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है किसी ना किसी मोड के ऊपर। नेक्स्ट आता है कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। ये तो हो गए चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। आखिरकार हम इन पार्टीज को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, यानी सुधार कैसे किया जा सकता है इन पार्टीज के अंदर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिफॉर्म और स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल पार्टीज, जरूरी है इनमें सुधार करना। सो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट डिफेक्शन। इसीलिए हमारे संविधान के अंदर कुछ जो हो वो डिसीजन लिए गए इनको लेकर। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर दिया जिसके अकॉर्डिंग जो है जितने भी पैसे वाले हैं या अपराधी प्रवृत्ति के जो भी व्यक्ति हैं जो लीडर बन जाते हैं और सरकार को चलाते हैं बाद में, उनके ऊपर जो बैन लगा दिया। तो सरकार ने एक कानून पास किया जिसके तहत जो भी लोग प्रभावित करते थे, पैसे वाले लोग होते या फिर जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग होते, वो किसी भी प्रकार से अगर असर डाल रहे थे पार्टी के ऊपर तो उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, उनके खिलाफ जो कोर्ट ने एक्शन लिया है। इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी कैंडिडेट टू फाइल एन एफिडेविट एंड देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। और ये भी जरूरी कर दिया है जो भी रिप्रेजेंटेटिव उठने जा रहा है इलेक्शन के अंदर, उसके लिए जरूरी है कि वो अपना एक एफिडेविट दे और साथ ही उसका खुद का इनकम टैक्स रिटर्न्स, अगर उसने मान लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है क्योंकि वो सभी को भरना होता है, गवर्नमेंट को देना होता है, तो वो रिटर्न जो है उसको वहाँ पर जमा कराना होता है। ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड गिव अबाउट 1/3 सीट्स टू वीमेन कैंडिडेट्स। ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। साथ ही साथ एक कानून ऐसा बनाया जाना चाहिए जिससे कि आंतरिक जो अफेयर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, यानी कि आंतरिक जो भी मसले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वहाँ पर भी कम से कम 1/3 सीट जो वो वीमेन के लिए रिजर्व्ड हों। और ऐसा किया भी गया है, यानी 1/3 सीट या आप कह सकते हैं 33% जो सीट्स आर रिजर्व्ड इन पॉलिटिक्स, तो वो कर दी गई हैं ताकि कुछ ना कुछ सुधार जो वो हो सके। तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, इनका इंटेंशन क्या होता है, why do we need political parties and how many parties should we have, what are national parties and state parties and what challenges are political parties facing during new era या इन डेमोक्रेसी, कौन कौन से चैलेंजेस जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो वो फेस कर रही हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड। हम उनमें कैसे सुधार कर सकते हैं। पार्टीज़ में सुधार करने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जो वो बनाए हैं और कुछ हद तक इनमें जो वो सुधार हुए भी हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ये सुधार हुए हैं। अभी भी इनमें सुधार की गुंजाइश जो वो कंटिन्यू बनी हुई है। सो हमें कंटिन्यू इसके ऊपर काम करना होगा। तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा और इसके अंदर हमने पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेवेंट जो भी चीज़ें जो डिस्कस की हैं वो आपको डिटेल में जो वो समझ में आई होगी। थैंक यू।